पेश खिदमत है एक आमिल की दहशतनाक कहानी। मेरा नाम अब्दुल कदूस है और मेरा ताल्लुक छतरपानी जो कि मरी के करीब इलाका है वहाँ से है। GHQ रावलपिंडी से मखसूस फौजी जहाज C-130 के जरिए 1967 में ढाका के EME हेड ऑफिस पहुंचा। वहां से आगे हमारा तबादला जैसूर कर दिया गया। पहली नज़र में मुझे वहां कोई चीज़ पसंद ना आई। वहां के मौसम में चिपचिपाहट, मच्छरों और खटमलों की बहुतात थी जो कि मगरबी पाकिस्तान से नए आने वालों के लिए उकताहट और बेचैनी का बायस बनती थी। जिस फौजी बैरक में हमारी रिहाइश थी वहां 95% नफरी मुकामी बंगालियों की थी। मुझे उनके हुलिया और लिबास से कोफ्त होती थी। उनकी तंग नजरी की वजह से हम चंद मगरबी पाकिस्तान के फौजी एहलकारों ने अपना अलहदा ग्रुप बनाया हुआ था। नीज हम मगरबी पाकिस्तान वालों की तादाद बमुश्किल 7 से 8 साथियों पर मुश्तमिल थी। अगरचे इस फौजी बैरक में मेरी तमाम साथियों से अलैक सलैक थी, लेकिन वहीद कुरैशी नामी सिपाही जिसका ताल्लुक मंदरा जिला रावलपिंडी से था, इससे मेरी दोस्ती बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि मेरी और इसकी दोस्ती पूरे बैरक में मशहूर हो गई थी। वहीद कुरैशी दरहकीकत मेरी फितरत और पसंद के ऐन मुताबिक था। वो बेहद कम गो और किताब दोस्त होने के अलावा अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। वो अक्सर इतवार या जुमा के रोज मुझे बाजार ले जाकर मेरी बहुत खातिर तवाज़ो करता। हम इस रोज खास तौर पर जैसूर के इकलौते बाजार में जाकर नारियल, अनानास वगैरह और कटहल का हलवा लाजमन खाते थे। ड्यूटी के बाद हम ज्यादातर वक्त अक्सर इकट्ठे गुजारते, यानी खाना पीना भी हम एक दूसरे के साथ ही करते। हम एक दूसरे के न सिर्फ गहरे दोस्त थे बल्कि हमराज भी थे। वहीद कुरैशी के जेरे मुतालिया कुतुब में जहाँ दीगर मौज़ूआत का जखीरा था, वहाँ चंद कुतुब बड़ी पुरस्रार और जादुई मौज़ूआत पर मुश्तमिल थी, जिनको मैंने इससे मांग कर पढ़ने की कोशिश भी की तो इसने देने से इनकार कर दिया। मैंने इससे पूछा कि यार तू ये कुतुब मुझे क्यों नहीं पढ़ने देता। मेरे इस सवाल को वो अक्सर टाल देता। इसकी ये बात मेरी समझ से बालातर थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जुमा के रोज हमने इकट्ठे जैसूर की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ी। इसके बाद इसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें मस्जिद से सीधा लाला के मशहूर होटल पर लेकर जाऊंगा, वहां पहले हम खाना खाएंगे। मुझे भी लालच आ गया क्योंकि जुमा के रोज हमें फौजी लंगर से चने की पतली दाल मिला करती थी। बहरहाल मैं इसके साथ हो लिया। इसने सबसे पहले साइकिल रिक्शा को मस्जिद के करीब रोका, फिर मुझे रिक्शा में लेकर बैठा तो मैंने पूछा, यार किधर जा रहा है? तो वो बोला, चंद मिनट की बात है, मुझे एक जरूरी काम है, वो जरा कर लूं, फिर लाला के होटल जाकर पेट पूजा करेंगे। मैं भी इसकी बात सुनकर खामोशी से बैठ गया। इसने रिक्शा को एक वीराने में रुकने को कहा तो रिक्शा वाले ने भी हैरानगी के आलम में कहा, जी इधर रोक दूं, लेकिन ये जगह तो बहुत वीरान है, आप यहाँ रुकेंगे? बस इधर ही रोक दे। इसने रिक्शा वाले से कहा, अच्छा जी जैसे आपकी मर्जी। इसने रिक्शा रोक दिया। मैं भी बड़ी हैरत के आलम में वहीद को देख रहा था कि इस वीराने में उसे क्या काम पड़ गया। बहरहाल मैं खामोशी से सोचने लगा कि आगे देखूं क्या होता है। वहीद ने मुझे कहा, यार तू चंद मिनट जरा इस दरख्त के नीचे इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो मेरे बोलने से पहले ही तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। वहां आदम ना आदम की जात। रिक्शा वाला भी इस अजीब डरावने माहौल से जान छुड़ाकर भाग गया था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी तेजी से वहीद का पीछा करने लगा। वो मुझसे बहुत आगे चल रहा था और उसे मालूम न था कि मैं इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। इस वीराने में ऐसा मकाम आया जहाँ वीराने के बिल्कुल ऐन सामने बड़ी सी दीवार थी जो कि गालिबन किसी स्कूल या किसी सरकारी इमारत की होगी। वो इस दीवार के सामने बड़े अजीब अंदाज से खामोशी से साकत खड़ा हो गया। इसने अपनी आंखें इस तरह बंद की जैसे किसी कदीम तस्वीर या बुद्ध मजहब में गौतम बुद्ध इसके मखसूस अंदाज में तपस्या करते हुए नजर आता है। इसने अपनी आंखें बंद करके न जाने किस जबान में कोई इबारत पढ़ना शुरू कर दी और फिर यकदम खामोशी इख्तियार कर ली। वो इस अमल में तकरीबन 4-5 मिनट तक साकित रहा। फिर इसने अपनी आंखें झटके से खोल दी। वो पसीने में शराबूर था। मैं भी हैरानगी और परेशानी के आलम में खुद भी खौफ से लरजने लगा। इसने खिलाफे तवक्को मुझे अपने करीब देखा तो शदीद गुस्से के आलम में मुझे डांटते और चिल्लाते हुए कहा, तू मेरे पीछे क्यों आया? मैंने तुझे कहा था इस दरख्त के नीचे जरा रुक कर मेरा इंतजार कर, लेकिन तूने मेरा कहा नहीं माना। वहीद भाई, मैं दरअसल इस वीराने में डर गया था और दूसरे में कुछ बोलता कि आप तेजी से आगे बढ़ गए। पहले तो इसने मुझे गुस्सीली नजरों से देखा, लेकिन बाद में शांत होकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, यार मुझे माफ कर दे, मैंने ख्वाम-ख्वाह तुझको डांट पिला दी, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। ये क्या माजरा है? वहीद से मैंने सवालिया अंदाज में इस्तफसार किया तो इसने एक लम्हा को तवक्कुफ किया और कुछ सोचने के बाद गहरा सांस खींचते हुए बोला, जबकि तूने सब कुछ अपनी नजरों से देख लिया है तो मुझसे वादा कर कि ये बात किसी और से नहीं कहेगा, ये मेरा एक राज है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसने जब महसूस किया कि मैं इसके एतमाद का आदमी हूँ तो इसने मुझसे कहा,
पहले तो मैं तुझे अपने वादे के मुताबिक लाला के होटल से बेहतरीन खाना खिलवाता हूँ। बाद में तुझे अपना एक खुफिया और अहम राज बताऊंगा। मेरी आतिशे इश्तियाक भड़क उठी। मैंने इससे कहा, पहले तू मुझे असल मामला बता। तो इसने कहा, मैं तुझे ये बात आराम और सुकून से बताऊंगा, लेकिन पहले हम खाना खाएंगे। इस वक्त मेरे पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। वो मुझे लाला के होटल ले गया। वहां हमने खूब सैर होकर खाना खाया। फिर इसने मुझे बतलाया कि मैं तुझे जिंदगी का एक ऐसा राज बता रहा हूँ जिसकी असलियत का सुनकर तुझे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं तुझे तेरी आंखों से एक बड़ी अजीब चीज दिखलाऊंगा। मैंने तजस्सुस से पूछा, वो क्या है? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुझ में हिम्मत है तो तुझे तेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन तूने अपने दिल को थाम कर रखना है। इसके बाद हम दोनों सीधा इस मुकाम पर साइकिल रिक्शा के जरिए पहुंचे। इसने मुझे एक मखसूस जगह खड़े होकर कहा, इस दीवार को गौर से देख और जो मैं पढ़ूं उसे तू भी दोहराना, और फिर जो भी चीज तुझे नजर आए तो घबराना नहीं, मैं तेरे पीछे ही हूँ। बहरहाल मैंने हिम्मत को यकजा किया और खौफ और तजस्सुस के साथ इस दीवार की जानिब बगौर देखता रहा। वो अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाता रहा। मैं काफी देर तक दीवार की जानिब देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ नजर ना आया। मैंने इससे कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसने फौरन अपना अमल बंद किया और मुझे डांटते हुए कहा, अभी जो चीज मैं तुझे दिखलाना चाहता था वो तुझे दीवार में नजर आने ही वाली थी, लेकिन तूने दरमियान में बोल दिया। अब मुझे ये अमल फिर से दोहराना पड़ेगा। तू आराम और सब्र से सिर्फ दीवार की तरफ देख, और अगर अब तूने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, इसने मुज़ाहिया अंदाज में कहा। मैं दोबारा गौर से दीवार की जानिब देखने लगा। 7-8 मिनट मुसलसल दीवार की तरफ देखने पर वाकई एक नुस्वानी सूरत नुमाया तौर पर नजर आई। बाल खुले लहराते हुए नक्श दिलकश और इंतहाई सहर अंगेज थे, लेकिन यकदम एक झमाके से मेरी नजरों से वो गायब हो गई। ये तो कोई बहुत खूबसूरत पुरस्रार मखलूक लड़की महसूस हो रही थी। मैंने कहा, हाँ तुमने सही पहचाना, लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने इससे पूछा। यार चल, अब देर हो रही है, बैरक में रात के वक्त मेरे पास आना। रात हुई तो मैं इसके पास खसूसी तौर पर पहुंच गया और इससे पुरतजस्सुस अंदाज में दीवार के करीब नजर आने वाली मावराई हसीना के मुतल्लिक पूछा। वो एक लम्हा को मुस्कुराया और मुझे शदीद नींद के गलबा का बहाना करके टाल दिया। दूसरी सुबह पूरे बैरक में खबर मशहूर हो गई कि वहीद कुरैशी की आउट ऑफ टर्न तरक्की हो गई और उसे 1 साल की बुनियादी तनख्वाह के बराबर बकिया भी मिल गया है। इसने दरअसल अपनी प्रमोशन के लिए हेड ऑफिस में अपील की हुई थी। वो खिलाफे तवक्को मंजूर हो गई। इसका रुका हुआ और मुश्किल तरीन काम हो गया था। ये राज मैं ही जानता था कि वहीद कुरैशी जादू टोना और अमल करने वाला शख्स है, लेकिन क्योंकि मैंने उसे जबान दी हुई थी इसलिए मैं अपने वादे का पास रखते हुए खामोश था। इस दौरान जूनियर कमिश्नर के लिए ढाका में चंद पोस्टें आई। हमारी कोर के तकरीबन 200 लोगों ने अप्लाई किया। मजे की बात यह है कि वहीद कुरैशी इस स्कीम में सिलेक्ट हो गया। वो एक बार फिर किस्मत का धनी रहा, यानी वो सिपाही की रैंक से निकलकर बराह रास्त सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। हम सब पै दर पै इसकी कामयाबी को देखकर हैरत ज़दा थे। कई बार लोगों ने इससे इसका राज जानने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत चालाकी से बात को टाल जाता। वो था तो मेरा गहरा दोस्त, मगर अफसर बनने के बाद भी वो बिल्कुल न बदला। मुझसे इसका रवैया पहले जैसा ही था जैसा कि सिपाही दौर में था, जरा भी मगरूर ना हुआ था। वो बदस्तूर मुझे इतवार और जुमा के दिन लाला के होटल में खाना खिलाता, लेकिन हस्बे मामूल उन दिनों भी इस दीवार के पास जाकर अपनी महबूबा से जरूर मिलता। मैं एक रोज इसके पीछे पड़ गया तो इसने मुझसे कहा, अब्दुल कदूस, मैं जिस काम में पड़ा हुआ हूँ वो तू नहीं कर सकता। नहीं, मैं कर सकता हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी तरक्की करनी है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, इस वक्त तू क्या चाहता है? तेरा इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? इसने मुझसे पूछा। मेरे यूं तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सरे दस्त बड़ा मसला ये है कि मेरे पीछे गांव में मेरे घर के माली हालात बहुत खराब हैं, और ये भी है कि मुझसे छोटे 2 भाइयों की तालीम अधूरी रह गई है। मुझसे यानी दूसरे नंबर वाला भाई आजकल बेरोजगार है। काश उसे कोई नौकरी मिल जाए और हमारे घर के मुआशी हालात दुरुस्त हो जाए। मैंने उसे रुंधी हुई आवाज में कहा। यह सुनकर इसने मुझसे कहा, एक काम करेगा? अगर कर सके तो तेरी तकदीर बदल जाएगी जैसे मेरी बदल रही है। हाँ, मैं वो हर काम करने को तैयार हूँ जो मेरी तरक्की के लिए बेहतर है, मैंने कहा। इसने मुझे जोश दिलाते हुए कहा, मैंने एक जिन को काबू किया हुआ है जो कि अभी मेरे मुकम्मल काबू में नहीं है। मुझे जिस आमिल ने ये जिन काबू करने का तरीका यानी चिल्ला काटना बतलाया है वो 3 मरहलों में है। हर मरहला अलहदा और बड़ा सबर अंगेज सख्त चिल्ला है। कितना सख्त होगा? अबे इतना सख्त होगा कि तू देखेगा तो तेरे आसान खता हो जाएंगे, और चिल्ला को शुरू करने से पहले इसके तकाजे भी बहुत सख्त हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि तू नहीं कर सकेगा। यार, तेरी तरक्की और शानो शौकत को देखकर
मेरा दिल करता है कि मैं भी तेरी तरह मेहनत करूं। अच्छा, अगर तू बजिद है तो सुन, हमारे इस काम का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, यानी किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन करना क्या है? मैंने इससे पूछा। करना यह है कि हमें सबसे पहले किसी नई कब्र में से किसी मुर्दे का थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा दरकार होगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने चौंक कर कहा। तेरी हवा निकल गई ना, कैसे होगा? अरे बेवकूफ, ये काम इतना आसान नहीं। अबे जिन को काबू करना कोई अम्मा जी का खेल नहीं। वैसे तू परवाह ना कर, मेरे पास इसका बंदोबस्त है। वो क्या? मैंने इससे पूछा। मैंने करीबी कब्रिस्तान के लालची गोरकन को फंसा रखा है। जब भी मैंने मखसूस चिल्ला काटना होता है, इसकी हथेली पर 200 रुपए रख देता हूँ। वो मुझे किसी न किसी तरह लाश के जिस्म से गोश्त का टुकड़ा ला कर देता है। इस टुकड़े को तू क्या करता है? मैंने इससे पूछा। क्या करता हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराया। अबे इसका कीमा बनाकर खाता हूँ। तू इसे खाता है? और क्या, ये चिल्ला की पहली शर्त है। वहीद मुस्कुराते हुए बोला। मैंने पहले भी तुझसे कहा है कि तुझ में ये काम करने की हिम्मत नहीं है। नहीं, मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं वो हर अमल करने को तैयार हूँ जो मेरे मसाइल को हल और मुझे तरक्की में मदद दे। तो फिर हिम्मत कर और मुझसे दिन तय कर। मैंने भी अपने दूसरे मरहले का चिल्ला काटना है, लेकिन तेरा मामला अभी शुरू हुआ है और ये पहला मरहला होगा। मैं तुझे इसके लिए चंद इब्तदाई शराइत और तरीका बतला दूंगा। वो क्या है? मैंने पूछा। पहली शर्त यह है कि तुझे मेरे साथ कब्रिस्तान जाना होगा और फिर वहां हमें गोरकन एक ताजा लाश के गोश्त का टुकड़ा देगा। फिर उसे हम कीमा बनाकर आधा आधा खाएंगे, कच्चा गोश्त, और वो भी मुर्दे का। ये बात मेरे दिल में आई, लेकिन मैंने इसके सामने इस बात का इजहार न किया। इसने फिर मुझसे कहा। हफ्ता की रात 8 बजे का वक्त तय हुआ। इसने कहा, मैं ठीक वक्त पर कब्रिस्तान आ जाऊंगा। तू दिलो दिमाग से तैयार होकर सीधा शकूर खान गोरकन की झोंपड़ी में आ जाना। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस रात जैसूर की आबो हवा में सख्त सर्दी थी, लेकिन खुशकिस्मती से बारिश ना थी। मैं वादे के मुताबिक पूरे 8 बजे मज़कूरा कब्रिस्तान पहुंचा। एक तरफ सख्त सर्दी और दूसरी तरफ कब्रिस्तान की गहरी खामोशी दिल को दहला रही थी। मैं खौफजदा कदमों से चलता हुआ जब शकूर की झोंपड़ी में पहुंचा तो वो इस वक्त मौजूद ना था। सिर्फ वहां एक दिया जल रहा था। मैं वहां एक तरफ सहमा हुआ अकेला खड़ा हो गया। इस लम्हे में मुझे ऐसा लगा था जैसे इस शहर खामोशा के मुर्दों के दरमियान सिर्फ मैं ही एक जिंदा इंसान हूँ। पता नहीं वहीद आता है कि नहीं। मेरे दिलो दिमाग में मुख्तलिफ अंदेशे मंडलाने लगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एक बूढ़ी मर्दाना आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो जी आप अब्दुल कदूस ही हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक खुरदरी शक्ल का एक बूढ़ा शख्स अपने हाथों में किसी कागज में लिपटी हुई कोई चीज पकड़े हुए था। मैं शकूर खान गोरकन हूँ। यकीनन आप वहीद कुरैशी के दोस्त हैं जिन्होंने आज यहाँ आना है। हाँ, मैं अब्दुल कदूस हूँ। आप बैठ जाएं। वो एक तरफ इशारा करते हुए मुझसे बोला। आज बहुत सर्दी है। मैंने सुकूत तोड़ते हुए कहा। हाँ, आज वाकई कुछ ज्यादा ही सर्दी है। गोरकन ने जवाब दिया। मैं लकड़ियां जलाकर आग जलाता हूँ क्योंकि आज रात फजर तलक आप दोनों ने एक कब्र में नंगे बदन से जिन को काबू करने के लिए अमल करना है। आप अभी से अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर लें। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए जिन को काबू करने के लिए पहली शर्त के मुताबिक लाश के जिस्म से गोश्त का टुकड़ा काट कर लाया हूँ। पता नहीं वहीद कुरैशी आएगा कि नहीं। मैंने अंदेशा जाहिर किया। वो जरूर आएगा। इसने मुझे 200 रुपए एडवांस दिए हैं। तुम भी कोई जादू वगैरह या जिन्नों को काबू करने का कोई अमल करते हो? मैंने कहा, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। हम तो इस कब्रिस्तान की मिट्टी के ढेर में पैदा हुए हैं और यहीं मर जाएंगे। तुमने सुना होगा कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, बस हमने इस मट्टी में मट्टी हो जाना है। बाऊजी, आप लोगों की तरह हमारी कोई बड़ी ख्वाहिश या ज्यादा मसला नहीं होता। हर इंसान की फितरत के अंदर कोई न कोई मसला या आगे बढ़ने का लालच जरूर होता है। मैंने इससे कहा, होता होगा, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता जो आप लोग करने जा रहे हैं। मुझे तो सिर्फ अपनी मजदूरी से गर्ज है। मुझे तो वैसे भी इस दौर में 200 रुपए भारी मुआवजा मिल जाएगा, और मुझे क्या चाहिए? इसने कहा। लगता है साहब जी आ गए। इसने दरवाजा खोला तो वहीद कुरैशी हमारे सामने बारीक मलमल की कमीज और कॉटन की मुख्तसर बंगाली धोती पहने खड़ा था। देखो, मैंने कहा था ना कि वहीद साहब वादे के पक्के हैं, जरूर आएंगे। वहीद ने शकूर खान से मुखातिब होकर कहा, गोश्त तैयार है? हाँ जी। और शकूर ने अखबारी कागज में लिपटी हुई चीज वहीद के हाथ में पकड़ा दी। वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, लेकिन ये बड़ा टुकड़ा है। उसे आधा करके इसको कीमा बना दो ताकि अमल पड़ते वक्त उसे आसानी से निगला जा सके। मुझे उसे देखकर उबकाई आई और कराहत महसूस होने लगी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इसका एहसास इसके सामने न किया। मेरे लरजते हुए पांव और सख्त सर्दी के बावजूद मेरे माथे पर पसीने को देखते हुए वहीद ने मुझे कहा, देखो अब्दुल कदूस, तुम मेरे दोस्त और हमराज हो। अब भी वक्त है, तुम यहाँ से जा सकते हो। देखो, जो काम मैं और तुम करने जा रहे हैं वो बहुत कठिन, तकलीफ दे और खतरे वाला है। इसमें कुछ भी हो सकता है।
یعنی تخت یا تختہ، سیدھا ہو گیا تو وارے نیارے، اور اگر الٹا ہو گیا تو تختہ بن جائے گا، یعنی اگر جن قابو نہ آیا اور وہ بگڑ گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے وحید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس وقت اتنے مسائل کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں ذہنی طور پر تمہاری ہر بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر وحید نے گہرا سانس لیا اور مجھے کہا، اچھا یہ بات ہے تو تمہاری مرضی، میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں جن قابو کرنے کے لیے پہلے مرحلے کا عمل کرواتا ہوں۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے تمہیں یہ مردہ انسان کا قیمہ کھانا پڑے گا اور ساری رات ایک خالی قبر میں میرے پیچھے بیٹھ کر وہ پڑھنا ہوگا جو میں پڑھوں گا۔ پھر آخر میں تمہیں ایک بدشکل جن نظر آئے گا، اسے دیکھ کر ڈرنا نہیں، بس اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دینا، لیکن ہاں اس عمل میں تمہیں اپنی قمیض اتارنی ہوگی اور یہ عمل فجر کی نماز سے پہلے تلک جاری رہے گا۔ اور ایک بات میں تمہیں بتلانا بھول گیا، تم نے عمل کرنے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک کوئی چھوٹا بڑا پیشاب نہیں کرنا، جو کرنا ہے پہلے کر لو، لیکن استنجے کے ساتھ۔ آپ کا تو غالباً دوسرا مرحلہ ہے، شکور خان نے وحید کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں میرا دوسرا مرحلہ ہے، عبدالقدوس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آج کے بعد آخری اور تیسرا مرحلہ رہ جائے گا، اس کے بعد مطلوبہ جن آپ کے مکمل قابو میں آ جائے گا۔ شکور خان نے کہا، ہاں پھر میں اپنی زندگی کی ہر خواہش اس کے ذریعے پوری کر پاؤں گا۔ وحید نے فخریہ انداز میں کہا، چلیں صاحب، اس گوشت کا قیمہ بنا کر اسے 2 حصوں میں لاتا ہوں۔ شکور خان نے کہا۔ وحید پہلے قبر کے اندر کودا اور پھر مجھے خالی قبر میں اترنے کے لیے کہا۔ میری روح و جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن میں ہمت کے سہارے قبر میں اتر گیا۔ بہت بھیانک سڑانٹ کی بو آ رہی تھی۔ قیمہ 2 حصوں میں اخباری کاغذ کے اندر رکھا ہوا تھا، اسے 2 حصوں میں کھانا پڑے گا، ایک حصہ عمل کرتے وقت جب اس کی نیت کی جائے گی، اور دوسرا جب تمہیں کچھ نظر آئے گا تو پھر، اور جیسے میں پڑھتا رہوں گا تم بھی زیر لب پڑھتے رہنا اور اپنی آنکھیں بند کر کے، اور جب تمہیں کچھ نظر آئے تو پھر اس سے اپنے دل کا مدعا بیان کر دینا، لیکن ننگے بدن پر سردی کے جھونکوں اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے باوجود بھی ذرا بھی اپنی آنکھ کو نہیں کھولنا۔ اگر کھول دی تو سوچ لو کوئی نقصان ہوا تو مجھ سے شکوہ نہ کرنا، وحید نے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے انسانی مردہ گوشت کا قیمہ کھا لیا۔ قیمہ منہ میں رکھتے ہی ایسی کراہیت کوفت ہوئی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وحید نے بھی میری طرح قیمہ کھایا، وہ جو بھی عمل پڑتا رہا میں اسے دہراتا رہا۔ ہم دونوں کی پیٹھ قمیضوں سے محروم تھی، اوپر سے شدید سردی کی اذیت اور قبرستان کی خشک کرنے والی کیفیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن بہتر مستقبل کی خاطر مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ رات تقریباً 1 بجے اس نے خاموشی اختیار کر لی اور میں نے اپنی آنکھیں مسلسل بند کی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک میں نہ کہوں۔ میں آنکھیں بند کیے ہوئے بے سود رہا۔ سخت سردی اور انسانی مردار کچا قیمہ کھانے سے میرے پیٹ میں شدید ناقابل برداشت ابکائیاں آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دانتوں کو بری طرح بھینچا ہوا تھا۔ اس دوران رات کے تقریباً 2 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دماغ کے آگے کوئی شبیہ بن رہی ہے، وہ لمحاتی طور پر کچھ بنتی پھر غائب ہو جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے کچھ سیکنڈوں کے لیے اپنی مکمل شکل اختیار کر لی۔ وہ بہت ہی خوفناک اور بدصورت بچے کی طرح تھی، جس کے بڑے سے چہرے پر ماتھے کے درمیان ایک سرخ آنکھ تھی۔ اس کو جب میں نے دیکھا تو شکر ہے کہ میرا شعور قائم تھا۔ میں نے فوراً دل میں کہا، خدا کے لیے میرے مسائل حل کر دو، بھائی کو کہیں نوکری دلوا دو۔ پھر وہ فوراً جھٹ پٹ غائب ہو گیا۔ اگرچہ میں بے سود آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، میرا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اب شاید مرنے والا ہوں۔ میرے دل میں آیا کہ میں آنکھیں کھول دوں، لیکن میں وحید کی آواز پر قائم تھا۔ چند لمحوں کے بعد وحید کی آواز سنائی دی، عبدالقدوس اپنی آنکھیں کھول دو۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وحید نے اپنی قمیض پہنی اور مجھ سے کہا کہ تم بھی قمیض پہن لو۔ پوری رات خالی قبر میں ناگفتہ حالت میں بیٹھ کر ایسا لگا جیسے پورا مہینہ بیت گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشکور گورکن 2 پرانے کمبل لے کر آیا، ایک اس نے میرے اوپر اور دوسرا وحید کے اوپر ڈال دیا۔ وہ سہارا دے کر پہلے وحید کو اور پھر مجھے اپنی جھونپڑی میں لے کر گیا۔ وحید اور میں سردی اور پیٹ کے درد سے تڑپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گرم دیسی مچھلی کے سوپ کے پیالے کے ساتھ ایک کالی سی گولی ہمیں دی، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، باؤ جی یہ مچھلی کا سوپ آپ کو گرمی اور درد کو راحت دے گا، اور یہ کالی گولی آپ کا معدہ نہ صرف صاف کرے گی بلکہ آپ کے پیٹ کے اندر انسانی کیمے کی گندگی اور اثرات کو زائل بھی کرے گی۔ واقعی اس کا دیا ہوا سوپ اور گولی نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ ہم دونوں کے ہوش اور ذہن ٹھکانے آئے تو وحید نے مجھ سے پوچھا، اور بھائی سناؤ رات کیسی گزری؟ میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو تارے نظر آ گئے، لیکن مجھے جن بچہ بھی نظر آ گیا۔ تو تم نے اپنا مدعا بیان کیا کہ نہیں؟ ہاں کیا تھا،
चलो बेहतर होगा। मैं सुबह होते ही सीधा अस्पताल गया, क्योंकि मेरे पेट का दर्द और नाक से बहता नज़ला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तकरीबन 1 हफ्ता तक दवाएं खाता रहा, जिससे मेरे बहते नज़ला और दर्द को आराम मिला, लेकिन मेरे पेट में मुसलसल मरोड़ और मोशन का मर्ज घर कर गया था। चंद रोज बाद मुझे मगरबी पाकिस्तान यानी अपने घर से खत मिला कि मुझसे छोटे भाई को दफ्तर खारजा में नौकरी मिल गई है। मेरी तो खुशी के मारे बाँछें खिल गई। अब ये बात मुझ पर अयां हो गई कि वाकई जिन को काबू करने का मेरा पहला मरहला सही तौर पर मुकम्मल हो गया। दिल को तसल्ली हुई कि बच्चा जिन ने मेरा काम कर दिया। चंद रोज बाद मुझे वहीद ने बुलाया और इसने मुझे बताया कि वो मजीद तरक्की कर गया है और अब उसे अलहदा छोटा सा बंगला मिल गया है। और दूसरी तरफ गांव से खबर आई कि मुझे खुदा ने औलादे नरीना से नवाजा है। मैंने भी उसे अपने भाई की अच्छी नौकरी के बारे में बतलाया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन इसने मुझसे कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी में मजीद तरक्की खुशहाली चाहते हो तो तुम्हें अब जिन को काबू करने के लिए दूसरा मरहला तय करना होगा। और नीज इसने ये भी बतलाया कि वो अब जिन को काबू करने के लिए आखिरी मरहला तय करेगा, जिससे वो इसके मुकम्मल काबू में आ जाएगा और वो अपने काबूशुदा जिन के जरिए कई काम करवाएगा। मेरा यकीन तो पुख्ता हो चुका था। मैंने दिल में सोचा कि मुझे दूसरा मरहला भी तय करना चाहिए ताकि मैं जिन से मजीद अफादियत हासिल कर सकूं। वहीद ने फिर माजी की तरह ताकीद और तंबीह की। इस बार भी ये काम बड़ी राजदारी से करना था। मैं मान गया। इस बार हमारा खाली कब्र में अमल करने का दिन इतवार के रोज तय पाया, क्योंकि दूसरे दिन यानी सोमवार के दिन कोई कौमी दिन की वजह से छुट्टी थी। वहीद ने मुझसे कहा कि तुम इस कब्रिस्तान में शकूर खान गोरकन के पास 8 बजे आ जाना। और इसने ये भी बताया, इस दफा जरा अमल सख्त होगा, लेकिन अगर ये हो गया तो फिर मेरे और तुम्हारे वारे न्यारे होंगे। अब तुम्हारा दूसरा और मेरा तीसरा मरहला रह गया है। और हाँ, ये चिल्ला पहले से ज्यादा सख्त और तवील नोयत का होगा। तुम हर कीमत पर वहां आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नीज वहीद ने मुझे यह भी बताया कि इसने 300 रुपए गोरकन को एडवांस दे दिए हैं। मैं जरूर आऊंगा। मैंने बादले नखास्ता हामी भर ली। इतवार के दिन सुबह से ही सर्द हवाएं जैसूर की फिजाओं का ठठरा रही थी। मैंने सोचा कि रात को कब्रिस्तान की सख्त सर्दी में नंगे बदन खाली कब्र में चिल्ला कशी करनी है, लिहाजा क्यों ना मैं मछली की यखनी पी लूं। चुनाचे मैं वहां की बाम मखसूस बंगाली मछली खरीद कर लाया। मैंने बैरक की कैंटीन के एक वेटर को कहा, जरा इसका सूप बना दे। मेरा ख्याल था कि मैं सूप के 1-2 प्याला पीकर कब्रिस्तान जाऊंगा ताकि जिस्म किसी हद तक गर्म रहे। वेटर के लाए हुए सूप के 2 प्याले पीने के बाद मेरे पेट में ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बारूद पी लिया है और वो फटने को बेताब है। नाकाबिले बर्दाश्त मरोड़ के साथ मुझे हैजा हो गया। मेरी बिगड़ती हालत को देखते हुए फौरी तौर पर मेरे बैरक के सिपाही मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने इब्तदाई तौर पर मुझे दर्दकश टीका और मिक्सचर वगैरह दिया, लेकिन मुझे आराम ना आया। दर्द था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरे दिन मैंने चिल्ला काटने के लिए लाजमन जाना था। मैंने अस्पताल में एक झूठा बहाना किया कि मैंने बहुत जरूरी किसी अजीज की शादी में जाना है, लेकिन डॉक्टर्स और अमले के साथियों ने मुझे सख्ती से वहां रोका। मगर कुछ ही देर बाद मुझे एक ऐसा मौका मिल गया कि मैं वहां से भागने में कामयाब हो गया। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। चिल्ला रात को 8 बजे काटना था और इस वक्त रात के 11 बज चुके थे। मैंने आओ देखा ना ताओ दौड़ता हुआ कब्रिस्तान की जानिब लपका। मैं गोरकन की झोंपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कोई भी नहीं है। मैं दौड़ता हुआ उस कब्र की जानिब गया जिसकी वहीद ने चिल्ले के लिए निशानदही की थी। अभी मैं उस कब्र के करीब भी ना पहुंचा था कि एक जोरदार धमाके की आवाज आई और कब्र में शदीद किस्म की आग के साथ साथ खौफनाक और हैबतनाक आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उन्हीं खौफनाक आवाजों में वहीद की दर्दनाक चीखें भी मुझे सुनाई दी। ये मंजर देखकर मेरी सिट्टी गुम हो गई। आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा गया। शदीद खौफ के आलम में मैं दौड़ता हुआ वापस बैरक की जानिब लपका। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे किसी ने मार मार के अधमुआ कर दिया हो। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि तुम्हारी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है। अगले दिन बैरक में अजीब अफरा तफरी का आलम था। लोगों का एक जम्मे गफीर एक जगह मौजूद था। मैं भी भागता हुआ वहां पहुंचा और इस जम्मे गफीर को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। दरमियान में देखा कि एक इंसान की लाश थी जो जलकर बिल्कुल कोयला बन चुकी थी। ये मेरे दोस्त वहीद कुरैशी की लाश थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।